चर्चाओं में रहने वाली नेपाल की बालेन शाह सरकार हिल चुकी है। सरकार को बने एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि बालेन शाह का राइट हैंड इस्तीफा उसने दे दिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नेपाल में हर रोज कुछ नया हो रहा है। नेपाल में हर रोज कुछ ऐसा हो रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है और जो जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, नेपाल की बालेन शाह सरकार सत्तासीन हुई, उसके बाद से ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए गए जिसके बाद हर रोज चर्चा होती है। लेकिन अब एक ऐसे मुद्दे की चर्चा हो रही है जो वाकई में हैरान करता है। देखिए, बालेन शाह सरकार को अभी सत्तासीन हुए पूरा एक महीना भी नहीं बीता है कि बालेन शाह का राइट हैंड कहा जाने वाला सुदन गुरुंग, जो कि नेपाल के गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इन सब चर्चाओं के बीच ऐसा क्या हुआ कि सदन गुरुंग ने इस तरीके से फैसला लिया? आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की वजह क्या है? पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, नेपाल के गृह मंत्री हैं सुदन गुरुंग। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। दरअसल आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से उनके संबंध बताए गए, जिसका आरोप गृह मंत्री के ऊपर लगा और इसके साथ साथ निवेश और वित्तीय लेन देन का भी आरोप उनके ऊपर लगा, जिसके बाद लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और उन्होंने उन आलोचनाओं को गंभीरता से लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस्तीफे की जानकारी नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर करते हुए जानकारी दी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उनके खिलाफ सवाल उठते गए, जिसे उन्होंने गंभीरता से लिया। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए नैतिकता किसी पद से भी बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। ये नेपाल की नई सरकार में एक महीने के भीतर दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। अपने पद से इस्तीफा जो दिया है, ये दूसरे ऐसे मंत्री हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आखिर वो पहले कौन से मंत्री थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था। इसके बारे में भी पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे की वजह आप विस्तार से समझिए। देखिए, गुरुंग के कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध को लेकर विवाद शुरू हुआ। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मामले की जांच जारी है। गुरुंग की वित्तीय गतिविधियां, यानी कि जो पैसों का लेन देन है, जो शेयर मार्केट में उन्होंने पैसे लगाए हैं, इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। मीडिया ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया था। ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद गृह मंत्री पर प्रेशर बढ़ा और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, आपके लिए जानना जरूरी है कि बालेन शाह सरकार में और बालेन शाह के जो राइट हैंड कहे जा रहे थे सुदन गुरुंग, जिन्हें गृह मंत्री बनाया गया था, आखिर उनकी क्या कुछ भूमिका रही और कैसे वो चर्चाओं में आए। तो आपको याद होगा, पिछले साल नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय पर भी शामिल हुए थे गुरुंग। और गुरुंग सितंबर 2025 में जेनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। हालांकि उनकी उम्र 36 साल है और जिस वजह से सवाल भी उनके ऊपर उठते रहे कि वो जेनजी का हिस्सा नहीं है। अब आपको बता दें कि 27 मार्च को बालेन शाह के नेतृत्व में जो सरकार बनी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार में गृह मंत्री उन्हें बनाया गया था गुरुंग को। और नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। आप इससे समझ सकते हैं कि जब बालेन शाह सरकार सत्तासीन हुई और गुरुंग को जिम्मेदारी मिली और गृह मंत्री उन्हें बनाया गया था, उसके बाद से ही लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम करते रहे। इसी का ये नतीजा रहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के उन्होंने आदेश दिए थे, क्योंकि इन पर भी इस तरीके के आरोप लगे थे और क्योंकि अधिकार था गुरुंग के पास। लेकिन एक तरफ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते रहे, तो वही दूसरी तरफ उनके ऊपर खुद वित्तीय लेन देन, निवेश, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन तमाम चीजों को लेकर उनके ऊपर खुद आरोप लगने लगे थे, जिसके बाद लोगों ने भी आलोचना करनी शुरू कर दी। यही कारण है कि गुरुंग ने यह कहा कि लोगों ने जब मेरी आलोचना करनी शुरू कर दी, तब मैंने इसे गंभीरता से लिया और इसीलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, आपको यह भी बता दें कि जब गुरुंग ने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री पर
एक्शन लिया था, गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। दोनों नेताओं को 28 मार्च की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ये कार्रवाई 8 सितंबर को जेन-ज़ी प्रदर्शन के पहले दिन हुई लापरवाही से मौत के मामले में जांच आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हालांकि बाद में दोनों को रिहा भी कर दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं सुदन गुरुंग की, तो आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना ज़रूरी है। देखिए 18 जुलाई 1987 को इनका जन्म हुआ था और राजनीति से पहले ये क्या करते थे ये भी आपको बताते हैं। काठमांडू में मशहूर इवेंट मैनेजर और नाइट क्लब में डीजे रहे हैं। यही वजह है कि जब से नेपाल में सरकार बनी है बालिन शाह सरकार और सरकार में जेनजी के नेता शामिल हुए हैं, इनका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा है। कोई एक्टिंग करता रहा तो कोई डीजे रहा और यही वजह है कि जो ओपोजिशन वाली पार्टी है वो ये आरोप लगाती रही है कि अगर सरकार आप इस तरीके से बनाएंगे तो यही हाल होगा। अगर आप सरकार का हिस्सा ऐसे लोगों को शामिल करेंगे जिन्हें राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है, जो कोई डीजे है तो कोई एक्टर है तो कोई एक्टिंग करता रहा है या एल्बम्स बनाता रहा है, ऐसे लोगों को अगर आप नेता बनाएंगे और वो भी सरकार का हिस्सा बना देंगे तो नेपाल का हाल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। और इनमें से एक नाम सदन गुरुंग का भी है जो कि नेपाल के गृह मंत्री बनाए गए थे। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह हमने आपको बताया कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, वित्तीय लेन-देन के आरोप लगे हैं जिसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। अब जैसे ही जानकारी सामने आई तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। सितंबर 2025 की बात करें तो नेपाल के जेन-ज़ी आंदोलन का ये नेतृत्व कर रहे थे उस समय पर। मार्च 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी की ओर से सांसद ये चुने गए। 27 मार्च 2026 को 23वें गृह मंत्री ये बने नेपाल के और 22 अप्रैल 2026 को अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आप समझिए कि कैसे बालेन शाह सरकार अपने फैसलों को लेकर, अपने कामकाज को लेकर हमेशा चर्चाओं में रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी सरकार को बने हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। महज 26 दिन के भीतर ही गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि बालेन शाह सरकार में कैबिनेट में ही मंत्री रहे दीपक साह, जिन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें मंत्री पद उनसे छीन लिया गया। इसके पीछे की भी वजह यही थी कि मंत्री जो है वो अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाया था अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री के पास पहुंची, बालेन शाह के पास पहुंची। बालेन शाह ने इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मंत्री को हटा दिया गया, यानी दीपक साह को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब गुरुंग जो कि गृह मंत्री थे नेपाल के, और अब इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि अब तक देखिए 26 दिन ही हुए, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ। 26 दिन के भीतर ही आखिर वो कौन-कौन से फैसले थे जो नेपाल की बालेन शाह सरकार ने लिया, जिसे विवादित फैसले भी कहा जा रहा है। पहला फैसला ये जिसने न सिर्फ नेपाल के लोगों को झटका दिया बल्कि पड़ोसी देश भारत को भी झटका देने का काम किया, वो ये कि कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। 100 रुपए से अधिक पैसों का अगर आप कोई सामान खरीदते हैं भारत के बाजार से, भारत के दुकानदारों से, तो आपको टैक्स देना होगा। ये सबसे बड़ा झटके वाला फैसला माना जा रहा है। इसी के साथ साथ देखिए छात्र राजनीति पर किस तरह से कटाक्ष किया, छात्र राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का काम कर दिया। कॉलेज में जो राजनीति है उसे खत्म करने का काम किया बालेन शाह सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली। इसके बाद 5वीं कक्षा तक बच्चे जो है कोई परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा मुक्त कर दिया गया 5th स्टैंडर्ड तक। ये एक ऐसे फैसले हैं जिसका कुछ लोगों ने वेलकम किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि बालेन शाह सरकार एक तरफ फैसलों को लेकर इतनी चर्चाओं में आ रही है तो दूसरी तरफ एक के बाद एक उनके मंत्री जो हैं उनकी छुट्टी होती जा रही है। पहले मंत्री जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने का काम किया, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। दूसरे यहाँ पर मंत्री जिन पर आरोप लगे पैसों के लेन देन को लेकर, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल ये है कि क्या इस तरह से काम कर रहे हैं नेपाल की बालेन शाह सरकार, या बालेन शाह इस तरह से काम कर रहे हैं कि उनके मंत्री ये समझ रहे हैं कि अगर हमने अपने आप से ये इस्तीफा नहीं दिया तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी।
क्योंकि अगर देखिए इस पर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। कुछ भारतीय लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की सरकारों को भी, मंत्रियों को भी इसी तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि जब मंत्री को खुद ये समझ में आ जाएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमने कुछ गलत किया है, वो खुद अपने पद को छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो मंत्री हैं वो सत्ता की मलाई चाटते रहते हैं, वो अपनी पॉकेट भरते रहते हैं, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, अपना कारोबार बढ़ाते हैं, अपना जो पॉकेट है वो भरते रहते हैं, आम जनता की परवाह वो नहीं करते हैं। लेकिन नेपाल की बालन शाह सरकार की बात करें तो देखिए उन्होंने शुरुआत से ही इस तरीके से काम किया कि उन्होंने जो भी वीआईपी कल्चर है उसे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई चेकिंग जो है यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं होगा, आप सबकी चेकिंग करें, आम हो या ख़ास सबकी चेकिंग होनी चाहिए। सड़क पर अगर पुलिस चेकिंग करती है तो आप इससे समझ सकते हैं कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर देना, आम जनता के साथ बैठकर बातें करना, आम जनता को अपने आम होने का फ़ील देना, कहीं न कहीं ये आम जनता भी चाहती है कि हमारे जो सरकार है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे साथ हमारी तरह सोचे, हमारी तरह उनकी भावनाएं हों, विचार हों, तभी वो हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। यही कारण है कि बालन शाह सरकार ने जब सत्ता संभाली तब से वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। उनके तौर तरीकों को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वो छाए हुए हैं। और अब एक के बाद एक जब मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, तब भारतीय लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि भारत की सरकार में भी अगर कोई ऐसा भ्रष्ट मंत्री है तो उन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन क्या ये घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है नेपाल की सरकार को, या फिर वाकई में एक छटनी हो रही है ऐसे मंत्रियों की जो भ्रष्ट हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, या सिर्फ जो अपने फायदे को देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेपाल सरकार किस तरह से काम कर रही है, और क्या मंत्रियों की इस तरीके से छुट्टी कर देना क्या वाकई में सही है, और क्या आगे चलकर सरकार को इसका फायदा होगा, या जो बालन शाह सरकार है वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी, या फिर बीच में कुछ डमाडोल हो सकता है, क्योंकि अभी एक के बाद एक झटके सरकार को लग रहे हैं। क्या रिएक्शन है, बताइएगा जरूर।